मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने डी डॉलराइजेशन की बात की थी। आपको याद होगा कि डी डॉलराइजेशन बेसिकली यूएस का जो डॉलर है उसके ऊपर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करना, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, ब्राज़ील हो, हर देश इस वक्त ये चाहता है कि जो यूएस के ऊपर से डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो और जो यूएस का जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया के अंदर, जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर, वो ख़त्म होना चाहिए, राइट। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड है जिसमें यूएस डॉलर के अंदर जो ट्रेड होता है उसका डोमिनेंस ख़त्म होना चाहिए। और ख़ासकर लोगों के अंदर जो ये जितने भी देश हैं, खलबली उस दिन से मची हुई है जिस दिन से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जब यूएस ने रशिया के एसेट्स को फ्रीज़ किया। यूएस की जो रशिया की ट्रेजरीज थी जो डॉलर में थी, जो यूएस की ट्रेजरीज थी जो रशिया की जो और बैंक्स में पड़ी थी, वो सारी जो ट्रेजरीज और जो एसेट्स उसके जो बाहर पड़े थे, जो फाइनेंशियल एसेट्स थे, उनको जब यूएस ने जब फ्रीज किया उस दिन लिटरली सारे देशों को के कान खड़े हो गए कि यार ये हमारे साथ भी हो सकता है। और तब से मैं देख रहा हूँ कि ब्रिक्स के लिए एप्लीकेशंस आना, कई सारे देशों का ये कहना कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। उस दिन से ना एक मतलब एक ना वो मच गई है, होड़ मच गई है कि यार लेट्स फॉर्म एन एसोसिएशन। एंड वाई ब्रिक्स? ब्रिक्स को ना एक एसोसिएशंस तो बहुत हैं अलग अलग, छोटी छोटी अलग अलग देशों की लेकिन जो ब्रिक्स है वो उस एसोसिएशन के अंदर आप देखो, अगर चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील मतलब और साउथ अफ्रीका, मतलब ये इतना सॉलिड ये एसोसिएशन है, इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट और बड़े देश हैं और क्योंकि इतने टाइम से ये एग्जिस्ट भी कर रहा है तो बहुत सारे जो देश हैं उनको ये फिगर आउट हो रहा है कि यार चलो ब्रिक्स आई थिंक इज़ द सोल्यूशन, कि अगर हमें डी डॉलराइजेशन करना है तो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं। एंड ब्रिक्स इज़ गोइंग टू बी अ रियल पावर हाउस, ठीक है। फ्यूचर में अगर हमें G7 को या अमेरिका को अगर टक्कर देनी तो ब्रिक्स इज़ द ओनली वे आउट। और अगर हमें डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड जो है अगर वो डॉलर के अंदर ना हो, किसी और करेंसी के अंदर हो, तो हमें ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्रिक्स के अंदर पहले 5 मेंबर थे, जैसे कि मैंने बताया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 6 देश और जो हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। कल ये अनाउंसमेंट हुआ। इसके अंदर अर्जेंटीना है, इसके अंदर इजिप्ट है, इसके अंदर आपका ईरान है, UAE है, सऊदी है और इथियोपिया है। अब ये जो 6 देश हैं प्लस एग्जिस्टिंग 5 देश, अब 11 देशों का समूह हो गया है ब्रिक्स। और अगर मैं आपको ब्रिक्स का अब टोटल जो पावर गेम बताऊं, ये कितना बड़ा समूह हो गया है। दुनिया की 46% पॉपुलेशन अब ब्रिक्स के पास है, 40% ऑयल रिजर्व्स ब्रिक्स के पास है, 45% ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स के पास है, 32% दुनिया का जो लैंड है वो ब्रिक्स नेशन के पास है, 30% GDP जो है वो अब ब्रिक्स नेशन के पास है, 37% GDP परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो है दुनिया की अब वो ब्रिक्स के पास है। दुनिया का 20% गोल्ड रिजर्व जो है वो अब ब्रिक्स के पास है और 32% गोल्ड प्रोडक्शन जो है वो अब ब्रिक्स के पास है। 30% दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ब्रिक्स के पास है और 40% फॉरेन रिजर्व जो हैं वो ब्रिक्स के पास है। तो अब आप देख रहे होगे कि कितना बड़ा परसेंटेज हर चीज़ में अब ब्रिक्स के पास है, चाहे वो ऑयल हो, गोल्ड हो। तो अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जो पावर गेम है अब ये ब्रिक्स समूह हो गया। ऑब्वियसली अब ये चैलेंज करेगा यूएस के लिए, राइट। और यूएस की ऑब्वियसली कल रात से तो नींद उड़ी गई होगी कि अब जो है वो कितना बड़ा एक ग्रुप जो है, एक एसोसिएशन फॉर्म हो गया है। अब इस एसोसिएशन का किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इनके प्लान्स है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ऑब्वियसली क्रिप्टो पे इसका क्या होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि क्रिप्टो का इन ब्रिक्स नेशन का क्या रिलेशनशिप है क्रिप्टो के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिक्स की जो नंबर 1 इस टाइम प्रायोरिटी है वो ये कि आपस में जो हम ट्रेड करें वो डॉलर पे ना करें, राइट। भाई 11 देश हैं, आपस में तो हम ट्रेड करेंगे ना, ये 11 देश। और मैंने बताया कि कितने बड़े बड़े इनके पास पैरामीटर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि अब ये सारे के सारे देश कहेंगे यार आपस में ट्रेड करते हैं और डॉलर के बगैर करते हैं, राइट। नंबर 1 प्रायोरिटी तो यही है। और अब जब ये ग्लोबल ट्रेड, जब ये आपस में ट्रेड करेंगे और डॉलर के बिना करेंगे तो इशू क्या है वो समझने की कोशिश करिए जो इस टाइम आ रहा है। देखिए, अगर ये 11 देश हैं, इनमें से चाइना कहता है मेरी करेंसी यूज़ कर लो, यार हो सकता है इंडिया ना माने, हो सकता है बाकी 1-2 देश ना माने कि नहीं जी, अगर हमने किसी और एक पर्टिकुलर देश की अगर करेंसी को
आपस में अगर हमने चलाया तो फिर उस पर्टिकुलर देश की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है। सपोज करो कि चाइना कहता है मेरी करेंसी को यूज़ कर लो, अब इसका मतलब क्या है कि उसकी करेंसी डिमांड में बढ़ जाएगी। बाकी कंट्रीज़ की जो बाकी कंट्रीज़ को उस पर्टिकुलर करेंसी को अपने रिजर्व में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेड उस पर्टिकुलर करेंसी में हो रही है, चाहे वो ब्रिक्स के अंदर हो रही है, तो उस देश की करेंसी जो है वो पावरफुल हो जाएगी। तो वो एक कहीं ना एक मनमुटाव पैदा कर सकता है। और चाहे वो रूबल हो, चाहे वो INR हो, इंडिया चाहेगा मेरी करेंसी को यूज़ करो, ये 11 देश जो हैं वो मेरी करेंसी को यूज़ करें, सऊदी जाएगा मेरी करेंसी को यूज़ करो, मेरे पास ऑयल है, उसके बाद रशिया जाएगा मेरी को यूज़, तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह बन सकती है। तो इसीलिए जो ब्रिक्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है इस वक्त कि यार टू बिगिन विद हम कुछ कमोडिटीज़ को ना एक कॉमन यूनिट के अंदर वैल्यू करना शुरू करें, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट जो एक्सेप्टेबल हो सबको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं कि ब्रिक्स को पता नहीं है कि ये चैलेंज आएगा नहीं। देखो, अगर वो चाइनीज़ रूबल या युआन ये सब करेंसीज अगर नहीं होती हैं तो फिर वो कहेंगे चलो CBDC भी क्या है? अगर डिजिटल युआन क्या है? एक डिजिटल फॉर्म है। एक जैसे पेपर करेंसी छापते थे, अब आप डिजिटल करेंसी को प्रिंट कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो। रशिया कहेगा मेरी CBDC ले लो, इंडिया कहेगा मेरी CBDC ले लो। CBDC है क्या? CBDC अगर इंडिया की CBDC का मतलब है कि एक CBDC की वैल्यू 1 रुपये है, राइट? उसके पीछे 1 INR की पैकिंग है। तो अल्टीमेटली तो वो डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी ही है ना, तो उसको भी लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे? क्यों कहेंगे वो कि यार चाइनीज़ CBDC ले लो, इंडियन CBDC ले लो? आपस में फिर मनमुटाव पैदा होगा और वो कहेगा मेरी CBDC बेटर है, वो कहेगा मेरी CBDC बेटर है। तो एक ऐसी कॉमन CBDC जो सबके लिए कॉमन हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तीसरी चीज़ आ जाते हैं कि चलो आप ये कह सकते हो कि भाई आपस में ये बोल दें कि चलो एक ऐसी करेंसी चलाते हैं जो कि गोल्ड बैक्ड हो। ये भी तो हो सकता है, सोल्यूशन ये अच्छा है बाय द वे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, गोल्ड का इशू क्या है कि जितना गोल्ड है आप उतना ही वो प्रिंट कर सकते हो पैसा। चलो मान लिया कि गोल्ड रिजर्व काफ़ी है, दुनिया का 20% गोल्ड रिजर्व इन्हीं ब्रिक्स नेशन के पास है। हर देश ने अपना अपना गोल्ड निकाला और उस गोल्ड को के बेसिस पे जो है एक कॉमन करेंसी प्रिंट हुई। इशू क्या है? कौन इंश्योर करेगा कि वो गोल्ड कहाँ रखा जाएगा, किसकी कस्टडी में होगा, किसके पास रखा जाएगा, और उसकी क्वालिटी को कौन चेक करेगा, उसके ऑडिट कौन करेगा, और वो इतना गोल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये कौन वेरीफाई करेगा, राइट? ये इशू है। कल को चाइना बोलता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है तो आप मेरे पास रखवा दो अपना गोल्ड। क्या सारे देश अपना गोल्ड चाइना के पास रखवाएंगे? कल को वो बोलते हैं यार कि ब्रिक्स नेशन कहते हैं कि यार सऊदी के पास रखवा दो, कि यार अपना गोल्ड सऊदी के पास कोई कैसे रखवा देगा? तो गोल्ड की कस्टडी कौन रखेगा जिसके ऊपर पैसा प्रिंट होना है? तो ये सबसे बड़ा इशू है गोल्ड के साथ कि गोल्ड की जहाँ पे भी आपने कस्टडी रखी, तो जहाँ आपने एक जगह एक सारा एसेट रख दिया, आप वल्नरेबल हो गए। कल को आप पे अटैक हो जाए, कल को आपके आप ही अपना गोल्ड बेच दो और मार्केट में आप ऑडिट जो है वो फर्जी रिपोर्ट दे दो कि जी मेरे पास तो गोल्ड है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से गोल्ड भी एक इशू है। और इतना गोल्ड हो सकता है सऊदी के पास हो सकता है चाइना के पास हो, बट इथोपिया के पास नहीं होगा, इजिप्ट के पास नहीं होगा, स्मॉलर नेशंस के पास नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, राइट? सो ये एक बड़ा इशू है। उसके बाद जिस चीज़ पे ये डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार चलो एक ऐसा कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिसकी वो कॉमन बास्केट हो, जैसे बास्केट ऑफ गुड्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, एक कॉमन बास्केट हो और उस बास्केट के से पैक्ड हो वो करेंसी, राइट? तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भी इशू ये है, अगेन द इशू ऑफ कस्टोडियन, राइट? कि नेचुरल गैस कहीं पे हो रही है, गोल्ड कहीं पे हो रहा है, सिल्वर कहीं हो रहा है, इंडिया के पास कुछ है, वो बास्केट ऑफ करेंसीज मैनेज, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ मैनेज कैसे होगी? मतलब सारे उस बास्केट के अंदर कौन सी कमोडिटीज़ होंगी और वो कौन सी कमोडिटीज़ को कहाँ पे रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर पैसे को प्रिंट करेंगे तो उन कमोडिटीज़ का कस्टोडियन कौन होगा, राइट? तो ये और कौन सी कमोडिटी की कितनी वेटेज होगी, ये सारे इश्यूज हैं जो उनको फिगर आउट करने हैं। तो ब्रिक्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है
राइट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार बिटकॉइन को कर लो ना, वो एक्सेप्टेबल टू ऑल होता है, उसका कोई इशूअर नहीं होता, कोई किसी कंट्री से स्पेसिफिक नहीं होती, किसी कंट्री से है कोई सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, सारे तो उसके अंदर फीचर्स हैं, राइट। लेकिन उसका जो एक ड्रॉबैक है जिसको ऑब्वियसली ब्रिक्स को वो चीज़ समझ नहीं आएगी, बिकॉज उसकी जो वॉलेटिलिटी है, जो उसका प्राइस के अंदर जो इंस्टेंट ड्रॉप्स और राइज होता है, उसकी वजह से प्रॉब्ली दे विल नॉट गो फॉर दिस। बट अदरवाइज अगर आप इस वॉलेटिलिटी एस्पेक्ट को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं उसका कोई इशूअर नहीं है, न्यूट्रल है, किसी एक पर्टिकुलर देश से अलाइंड नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, इंटरनेट के ऊपर है, बॉर्डरलेस है, सारे फीचर्स हैं उसके अंदर। एक फीचर जो शायद ब्रिक्स के नेशंस जो हैं वो जिनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वही जो प्राइस वॉलेटिलिटी उसके अंदर रहती है। प्रॉब्ली दिस कुड बी द ओनली रीजन। एंड ऑल्सो कि जब आप बिटकॉइन को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो होगा क्या कि बाकी जो जनता है उनको एक सिग्नल जाएगा कि अरे यार बिटकॉइन तो बहुत वैल्यूएबल है, फिर एक होड़ मच जाएगी बिटकॉइन के पीछे, और जो वो जो होड़ है वो उस प्राइस को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देगी। तो जिससे क्या होगा कि और एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं जब गवर्नमेंट बिटकॉइन को बाय करने जाएंगी ब्रिक्स नेशन, तो ऑब्वियसली हाई तो होगा ही, साथ में एक ट्रस्ट खत्म होता है एक एग्जिस्टिंग जो मॉनेटरी सिस्टम है इन सारे देशों का, उसके ऊपर से लोगों का कि यार अच्छा बिटकॉइन को पहले तो सब ये कहते थे, अब अचानक उसको एक रिजर्व करेंसी का दर्जा दे रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट खत्म करेगा एग्जिस्टिंग मॉनेटरी नेटवर्क में, मॉनेटरी सिस्टम से तो और सेंट्रल बैंक से, तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्रिक्स विल नेवर गो फॉर बिटकॉइन। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो जो वो चाह रहे हैं, जिस तरीके के पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जो है उसके अंदर मिलते हैं। बट ऑल इन ऑल द होल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ब्रिक्स अल्टीमेटली चाहता है कि एक ऐसी कॉमन यूनिट जो एक्सेप्टेबल फॉर ऑल हो, सेंसरशिप रेजिस्टेंट हो, कोई उसका पर्टिकुलर देश उसका इशूअर ना हो, किसी ने उसको किसी पर्टिकुलर देश से वो अलाइन ना हो, तभी वो सारी कंट्रीज को एक्सेप्टेबल होगी, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखोगे। बट ऑल इन ऑल ये 100% क्लियर सिग्नल है कि चाहे वो फॉर्मूला कोई भी हो, डॉलर के अगेंस्ट और डॉलर के जो डी डॉलराइजेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर दुनिया के ये 11 देश कल को 15 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, तो आप देखोगे कि अगर आपस में ट्रेड करना शुरू करते हैं और वो एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं जिससे ये चीज़ों को वैल्यू कर सकें, तो सोचो ये समूह बहुत बड़ा हो जाएगा और डॉलर के ऊपर से जो डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, तो आप देख सकते हो कि डॉलर का जो डोमिनेंस है उसमें आप कमी आते हुए देखोगे। रातों रात कोई डॉलर को ख़त्म हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी जो ट्रेजरीज़ हैं, जो डेट है बहुत सारे देशों के पास, वो यूएस डॉलर में रिजर्व में है, और काफ़ी सारे देशों की ट्रेजरीज़ जो हैं वो यूएस के पास पड़ी है। दुनिया का आज भी जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस में होता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो IMF को, वर्ल्ड बैंक को, वो भी आज डॉलर में ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर रातों रात कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली एक शुरुआत है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक विल दिखाई है बाकी देशों ने कि चलो यार लेट्स डू इट, राइट। सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, ओनली टाइम विल टेल। बट ब्रिक्स का जो इम्पैक्ट है मैंने आपको बताया, और ब्रिक्स का जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स के अंदर जो 11 देश है उसमें 3 देश सबसे हॉस्टाइल हैं क्रिप्टो के लिए। नंबर 1 जो सबसे हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल मतलब अगेंस्ट है, वो चाइना है। उसके बाद इंडिया भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, बिकॉज ऑफ RBI का ही कहना है कि इसको बैन करना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक कंफर्टेबल नहीं है क्रिप्टो से। हर वक्त G20 तक में उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि बैन होना चाहिए रादर देन रेगुलेशन, और 30% टैक्स है, बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, और इजिप्ट के अंदर भी यही हाल है। इजिप्ट भी कम्प्लीटली अगेंस्ट है क्रिप्टो के। अदरवाइज जो 11 देशों में से अगर आप ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सऊदी, UAE, साउथ अफ्रीका, रशिया माइनिंग के अंदर बढ़ रहा है, तो इन सारे देशों में अगर आप देखोगे ये क्रिप्टो कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, और वहाँ पे रेगुलेशन पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, बिल के अराउंड काम चल रहा है। लेकिन इन 3 देशों में जो मैंने नाम लिया है, चाइना, इंडिया एंड इजिप्ट, ये कम्प्लीटली हॉस्टाइल है क्रिप्टो के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। एक पूरी डेप्थ में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का क्या इंटेंट है, क्या इशू होगा अगर कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर्म करने में, और डी डॉलराइजेशन क्या पॉसिबल है नहीं है, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। जो भी है पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में बेसिकली क्या किस करवट कैसे चीज़ें बैठेंगी, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि शुरुआत हो गई है। एंड कैसा होगा ओनली टाइम विल टेल, राइट।
चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।